हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परासरण दाब का प्रायोगिक निर्धारण। गणितीय रूप में परासरण दाब बांठाप समीकरण द्वारा ज्ञात करते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पाई इक्वल CRT। और आज एक्सपेरिमेंटल प्रयोग द्वारा हम परासरण दाब कैसे ज्ञात करेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर परासरण दाब ज्ञात करने की वैसे तो कई विधियां हैं, पर सबसे उपयुक्त विधि है बर्कले-हार्टले विधि। बर्कले-हार्टले विधि द्वारा हम परासरण दाब का प्रायोगिक निर्धारण करते हैं। इसका चित्र मैं पहले बना सकती थी, पर आपको समझ में आ जाए कि कैसे डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्कले-हार्टले विधि को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ हम सबसे पहले एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली बनाएंगे, और वो किस तरह से बनी होती है। एक सिरेमिक पोरस छिद्रित नली होती है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल मेथड द्वारा, विद्युतीय विधि द्वारा हम कॉपर फेरोसाइनाइड की परत चढ़ा देते हैं। तो ये नली कैसी है? छिद्रित नली है। इसको थोड़ी सी मोटी लाइन द्वारा बनाएंगे। इसके ऊपर किसकी परत चढ़ी हुई है? कॉपर फेरोसाइनाइड की परत चढ़ी हुई है। ये नली अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। एक पोरस जैसे सिरेमिक होता है, या जो थोड़ी मिट्टी होती है उसको थोड़ा पकाकर, जैसे घड़ा होता है ना पोरस, तो इस तरह से एक पोरस नली लेते हैं और उसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड की परत चढ़ा देते हैं। तो ये क्या बन गई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। इस झिल्ली के या इस नली के एक ओर हम साधारण नली कॉर्क की सहायता से लगाते हैं। यहाँ पर हम ये कॉर्क लगाएंगे और कॉर्क की सहायता से एक साधारण नली लगा देते हैं, जिससे हम इस नली में विलायक या पानी भर सके। इस नली के ऊपर एक जलकुंड पानी भरा हुआ होता है, और यहाँ एक स्टॉपर टैप लगा देते हैं नल जैसा, जिससे हम पानी भरने के बाद इसको बंद करते हैं। इस नली के दूसरी ओर एक केशिका नली एक बहुत पतली नली होती है, जिसमें द्रव का स्तर यदि थोड़ा भी गिरता है या ऊपर जाता है तो पता चल जाता है। जैसे थर्मामीटर में आपने देखा हो, अंदर एक केशिका नली होती है जिसमें पारा भरा होता है, और थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पारा आगे बढ़ता है और केशिका नली में हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह से एक बहुत पतली केशिका नली लगी होती है। ये चिन्हांकित होती है, पारदर्शी होती है, जिसमें हम द्रव के गिरने को या ऊपर जाने को आसानी से देख सकते हैं। अब इस कॉपर फेरोसाइनाइड की नली में हम क्या भर देते हैं? जल भर देते हैं, जो केशिका नली में एक निश्चित चिन्ह तक भरा हुआ होता है। इसमें हमने क्या भर दिया? जल भर दिया, विलायक या जल।
इस नली के चारों ओर एक दूसरी नली होती है। इस नली के चारों ओर एक दूसरी नली होती है। किस तरह की? जैसे अगर हम इसे कॉपर फेरोसाइनाइड की नली मान लें, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लें? कॉपर फेरोसाइनाइड की नली, तो इसके चारों ओर ये लीड है और इसके चारों ओर ये दूसरी नली लगी हुई है। और एक और हमने क्या लगाया है? कॉपर फेरोसाइनाइड की नली में एक और हमने साधारण नली लगाई है और दूसरी ओर केशिका नली लगाई है। तो इसके चारों ओर हम क्या बनाएंगे? एक दूसरी नली बनाएंगे जिसमें विलयन भरा होता है, जिसकी हमें परासरण दाब ज्ञात करना है। उस विलयन को भर देते हैं। ये यहाँ पर दूसरी नली लगी हुई है और इसमें हमने क्या भर दिया है? विलयन भर दिया है। सॉल्यूशन या विलयन। अब इस विलयन के ऊपर, यहां पर ये नली थोड़ी कटी हुई रहती है और इसके ऊपर हम एक पिस्टन, जिससे दाब मापी जुड़ा हुआ होता है, ये हमने एक पिस्टन लगाया और इससे क्या जुड़ा हुआ है? एक दाब मापी बैरोमीटर, जिससे हम परासरण दाब ज्ञात करते हैं। ये एक बैरोमीटर लगा हुआ है। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो रेड कलर से मैंने बनाई है वो क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या कॉपर फेरोसाइनाइड की नली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी हुई है? कॉपर फेरोसाइनाइड। इसमें हमने क्या लिया है? विलयन लिया है बाहर वाली नली में, जिसका परासरण दाब ज्ञात करना है। और कॉपर फेरोसाइनाइड की नली में हमने जल लिया है। यहां पर हमने क्या लगा दिया? ये दाब मापी है। ये यहां पर पिस्टन लगा हुआ है और ये केशिका नली है। केशिका नली। तो ये डायग्राम बनाना आपको अच्छे से आ गया होगा। सबसे पहले कॉपर फेरोसाइनाइड की नली, जिसके एक ओर हम साधारण नली लगाते हैं जिससे जल भरा जाता है, दूसरी ओर केशिका नली लगाते हैं। इसके चारों ओर एक दूसरी नली लगी होती है जो गन मेटल की बनी होती है। ये जो नली है, बाहर वाली नली, ये किसकी बनी हुई है? गन मेटल की। दूसरी नली के ऊपर एक पिस्टन और दाब मापी लगा हुआ होता है। अब जो बर्कले हार्टले विधि है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विलयन के ऊपर डाला गया वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है। विलयन के ऊपर लगाया गया वह बाह्य दाब जो विलायक के अणुओं को विलयन की ओर जाने से रोकता है। और किसमें से? अर्धपारगम्य झिल्ली में से। तो यहाँ जब परासरण की क्रिया होगी, यदि हम इसकी कार्य विधि देखें तो जब परासरण की क्रिया होगी तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किस ओर गति करेंगे? विलयन की ओर गति करेंगे।
जिससे क्या होगा, केशिका नली में जो जल का लेवल है, जल का स्तर है, वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसके बाद अब हम पिस्टन द्वारा धीरे धीरे विलयन के ऊपर इतना दाब डालेंगे, इस पिस्टन की सहायता से धीरे धीरे इतना दाब डालेंगे कि केशिका नली में जल का स्तर स्थिर हो जाए। कई बुक में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक तल पर आ जाए। कहने का मतलब इतना है कि जल का स्तर स्थिर हो जाए, नीचे गिरना बंद हो जाए, और उस स्थिति में क्या होगा, परासरण की क्रिया रुक जाएगी। तो पिस्टन द्वारा कितना दाब डालेंगे कि यहाँ पर जो जल का लेवल है वो कैसा हो जाए, स्थिर हो जाए, अर्थात परासरण की क्रिया रुक जाए। विलयन के ऊपर जो दाब डाला गया वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब। क्योंकि परासरण दाब क्या है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर जाने से रोकता है। और इस स्थिति में दाब मापी द्वारा जो दाब दर्शाया जाता है वो परासरण दाब कहलाता है। तो ये बर्कले हार्टले विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। बहुत आसानी से इससे प्रायोगिक तौर पर परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि के यदि हम लाभ देखें तो सबसे पहला लाभ है कि पाठ्यांक सही आता है। पाठ्यांक सही आता है। पाठ्यांक सही आता है मतलब जो परासरण दाब का मान है वो सही प्राप्त होता है। हमें किसी प्रकार की गणना नहीं करना होती है, सीधे बैरोमीटर द्वारा जो दाब दर्शाया जाता है वो परासरण दाब होता है। दूसरा, समय कम लगता है। समय कम लगता है। लगभग 10 से 15 मिनट में हम इस विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। हमें केवल दाब डालकर परासरण की क्रिया को होने से रोकना होता है, इसलिए समय ज्यादा नहीं लगता, बहुत कम समय में परासरण दाब ज्ञात हो जाता है। तीसरा, विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। विलयन की सांद्रता कैसे अपरिवर्तित रहती है? परासरण की क्रिया हुई, विलायक के जितने अणु विलयन की ओर जाते हैं तो सांद्रता परिवर्तित होगी पहले, पर यदि हम इतना दाब डालें कि रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण, जितने जल के अणु ऊपर गए थे और यदि आपने इतना दाब डाल दिया कि विलायक के अणु विलयन से वापिस आकर कहाँ तक आ जाए, केशिका नली में प्रारंभिक स्थिति तक आ जाए, तो जो विलयन की सांद्रता पहले थी उतनी ही सांद्रता रहेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, विलयन के अणु मतलब विलेय के अणु तो गति करेंगे नहीं विलयन से, केवल विलायक के अणु ही गति करेंगे। तो विलयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा है, झिल्ली के टूटने का डर नहीं होता। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली के टूटने का डर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है और पिस्टन है, इसमें काफी दूरी होती है, तो सीधे झिल्ली के ऊपर दाब नहीं आता, इसलिए झिल्ली के टूटने का डर नहीं होता। पांचवा जो लाभ है, किसी भी सांद्रता के विलयन की, किसी भी सांद्रता
के विलयन का परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी सांद्रता के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी विलयन लें, किसी भी सांद्रता का विलयन लें तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस सांद्रता का विलयन लेंगे उस सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से बर्कले हार्टले विधि परासरण दाब ज्ञात करने की एक उपयुक्त विधि मानी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।